चित्रा रसोई में खाना बना रही थी, लेकिन ध्यान सामने वाले फ्लैट पर था। बहुमंजिला इमारत थी। हर मंजिल पर 4 फ्लैट थे। कॉरिडोर के 2 फ्लैट इस तरफ, 2 उस तरफ। आयुष्मान को 1 साल हो गया अमेरिका गए हुए। इस हफ्ते उसको आना है, लेकिन मजाल है जो सही से बता दे कि किस दिन की टिकट है। चित्रा अपनी नाक ताक पर रखकर आयुष्मान को फ़ोन करती थी, लेकिन वो हाँ हूँ करके 2 टूक बात करके फ़ोन काट देता। एक तो समय का चक्कर, वहाँ रात तो यहाँ दिन। दूसरे उसका गुस्सा, जो 1 साल के अंतराल और 7 समंदर की दूरी के बावजूद कम नहीं हुआ। हर कोई उससे इतनी अपेक्षाएं रखता है, बस उसकी मनस्थिति को कोई नहीं समझना चाहता। एक दादी थी जो बिना किसी उम्मीद के उससे प्यार करती थी। 8 साल हो गए गुजरे हुए, लेकिन जब भी याद आती आंखों में आंसू आ जाते। जब 1 साल की थी चित्रा, उसकी दादी हेमलता गांव से आई थी अपने सबसे छोटे पुत्र भरतेश का परिवार देखने। भरतेश ने अपने ऑफिस के साथ काम करने वाली संतोष से न जाने क्या सोचकर शादी की थी। ये बात हेमलता की कभी समझ में ही नहीं आई। निम्न स्तर के क्रेज के दुधमुहे बच्चे की दुर्दशा देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। गांव में 2-2 पुत्रों की बसी बसाई गृहस्थी में राजरानी की तरह रहती हेमलता शहर में इस 2 कमरे के छोटे से फ्लैट में तीसरे पुत्र की गृहस्थी संभालने के लिए आकर बस गई। सास बहू का 36 का आंकड़ा था, लेकिन संतोष अपनी सास को 2 कारणों से बर्दाश्त कर रही थी। एक तो बेटी का लालन पालन अच्छा और मुफ्त में हो रहा था। दूसरे सुबह शाम गरम गरम स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता, वरना उससे स्वयं अपने हाथ की बनी रोटी नहीं खाई जाती थी। भारतेश को पढ़ाने का शौक था। गांव में बिना अधिक मशक्क़त के पढ़ता चला गया तो शहर में बसने के सपने ने जन्म ले लिया। नौकरी लग गई, लेकिन जल्दी ही आटे दाल का भाव पता चल गया। इतनी कम तनख्वाह में, इतनी महंगाई में गुजर बसर करना मुश्किल काम लगा। उन्हीं दिनों ऑफिस में सहकर्मी संतोष की माताजी का देहांत हो गया। सबको उससे बड़ी सहानुभूति हुई। उसके परिवार में और कोई नहीं था। संतोष बड़ी उदास और परेशान लगती थी सबको। ऐसे में भरतेश के मन में विचार आया कि क्यों ना उससे विवाह कर लिया जाए। संतोष को सहारा मिल जाएगा और शहर में रहने के लिए 1 से भले 2 की कमाई। संतोष पहले तो प्रस्ताव सुनकर हतभृत रह गई, ना नुकर किया, लेकिन ऑफिस में साथियों के समझाने पर राजी हो गई। भारतेश ने जब गांव जाकर हेमलता को सब बातें बताई तो उसने विरोध किया। उसने गांव में एक सुंदर सुशील कन्या भारतेश के लिए पसंद कर रखी थी। जब भारतेश नहीं माना तो अपने आप को तसल्ली देकर कि बिन बाप का लड़का अपनी तो चलाएगा ही, उसने एक सादे समारोह में गांव में ही दोनों का विवाह करा दिया। 2 दिन गांव में रहकर नवविवाहित जोड़ा वापस शहर आ गए। भारतेश को जल्दी ही पता चल गया कि संतोष में संतोष नाम की कोई बात नहीं थी। वो बहुत जिद्दी और अपनी बात मनवाने वालों में से थी। उसके दिमाग में बस एक महत्वाकांक्षा थी कि पुख्ता बैंक बैलेंस हो और सिर पर अपनी छत हो। ना वो खुद खाने पहनने में विश्वास रखती थी, ना भारतेश को कोई शौक पूरे करने देती थी। शुरू में बहुत झगड़े होते दोनों में इन बातों को लेकर, लेकिन धीरे धीरे भारतेश ने हथियार डाल दिया। पुत्री के जन्म के बाद संतोष की बात में दम भी नजर आने लगा। भविष्य में उसकी पढ़ाई लिखाई और शादी के लिए भी पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। भारतेश ने पैसे का हिसाब किताब पत्नी को सौंप दिया और स्वयं को किताबों की दुनिया के हवाले कर दिया। हेमलता को बहू बेटे का जीने का ये तरीका बिल्कुल समझ नहीं आया। थोड़ा बहुत बचत करने के लिए फिजूल खर्ची न करना समझ आता है, लेकिन एक एक पैसे के लिए इतना रोना पीटना, बाप रे। बहू है या भला, बहू के सामने तो हेमलता मुंह सिल कर रह जाती, लेकिन उनके जाते ही बहुत बड़बड़ाती। पता नहीं कहाँ से इस चुड़ैल को पकड़ लाया। कैसा गबरू जवान था छोरा, निचोड़ कर चूहा बना दिया। सारा दिन उंगली पर नचाने के अलावा कोई काम नहीं। मजाल है उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम कर लो। अगर सरकार हवा पर टैक्स लगा दे तो सबकी सांसें भी हिसाब रखने लगे। ये पता नहीं भरतों की आंखों पर क्या पट्टी बन गई थी जो इस हिटलरनी को ब्याह लाया, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। नन्ही चित्रा को कुछ समझ नहीं आता था। दादी क्या बड़बड़ाती रहती हैं,
लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हेमलता को संतोष से जितनी चिढ़ थी, चित्रा के लिए उतना अपार प्रेम। विधवा थी, लेकिन गांव में अच्छी खेती बाड़ी थी और दोनों बेटों को माँ का मान भी खूब था। इसीलिए उनके पास खर्चे के लिए हाथ में पैसे रहते थे। स्वयं अच्छा पहनती और पोती के लिए भी एक से एक कपड़े लाती पहनाने को। उसका मन रखने के लिए चॉकलेट, केक और फल लाकर भी चुपचाप खिला देती। ना समझ चित्रकला बचपन में माँ के सामने खुश होकर दादी के लाए हुए सामान का जिक्र करती तो सास बहू में अच्छी खासी तू मैं हो जाती। जल्दी ही चित्रा को एक बात समझ में आ गई कि कुछ बातें माँ को नहीं पता चले तो उसकी और दादी की ज़िंदगी में शांति बनी रह सकती है। इस तरह की बहस दोनों में अक्सर हो जाती। ना कोई जीतता, ना हारता और ना कोई अपनी आदत बदलता। 2-3 दिन चुप्पी रहती, फिर पहले जैसा शुरू हो जाता। चित्रा का पढ़ाई में दिमाग बहुत तेज़ नहीं था, लेकिन उसकी समझ में एक बात और आ गई थी। कक्षा में अव्वल भले ही ना आओ, लेकिन फेल होने जैसा गुनाह उसकी माँ का तीसरा नेत्र न खुलवाओ, ये रिस्क वो लेना नहीं चाहती थी। इसीलिए अपनी तरफ से पढ़ाई में मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। दादी और पिता के प्रेम के साथ उसकी ज़िंदगी खुशहाल थी। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था और हेमलता का ऊपर से बुलावा आ गया। चित्रा ने कॉलेज में प्रवेश किया था और ये उसके लिए बहुत बड़ा सदमा था। संतोष की ज़िंदगी में इतना फर्क नहीं पड़ा। बेटी पल ही गई थी, अब अपनी देखभाल स्वयं कर सकती थी। चित्रा बहुत उदास रहने लगी। कॉलेज से आती तो घर बहुत सूना सूना सा लगता। पहले तो दादी उसके इंतज़ार में बैठी रहती थी, गर्म खाना खिलाती, कोई ना कोई मनपसंद चीज़ अवश्य होती। अब संतोष बहुत जल्दबाजी में बस 2 पराठे सेक कर रख आती, अचार या दही से खाने के लिए कह देती। ऐसे ही एक दिन जब चित्रा घर आई तो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। सूखी रोटी खानी मुश्किल हो रही थी। चित्रा ने सब्जी बनाने का निश्चय किया, लेकिन सब्जी छौंक ही थी कि फ़ोन की घंटी बजने लगी। बेध्यानी में सब्जी तेज़ आंच पर छोड़कर फ़ोन पर बात करने चली गई। जब जलने की बदबू आई तो भागी भागी आई, लेकिन तब तक सब्जी स्वाहा हो चुकी थी। रसोई में धुआं और बदबू इतनी थी कि खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। चित्रा रुआसी हो गई थी। तभी दरवाजे की घंटी बजने लगी। खोला तो सामने वाले फ्लैट की सुनंदा खड़ी थी। चिंतित स्वर में बोली, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? कुछ जल गया है? तुम्हें तो चोट नहीं लगी? चित्रा ने कई बार दादी को सुनंदा से बात करते देखा था, लेकिन संतोष की सख्त हिदायत दी थी कि आसपास वालों से ना बात करना, ना किसी के घर जाना। चित्रा झिझकते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, आप चिंता ना करें। सुनंदा, चिंता कैसे ना करूँ, मुझे पता है तुम बिल्कुल अकेली हो। तुम्हारी दादी नहीं रही, बड़ी भली औरत थी। ऐसा करो, तुम मेरे घर आ जाओ खाना खाने, तब तक यहाँ घुटन कम हो जाएगी। वैसे तो चित्रा नहीं जाती, लेकिन दादी अक्सर सुनंदा की तारीफ़ करती थी और उसे बहुत भूख लगी थी। वो सुनंदा के घर चली गई। अब ऐसा अधिकतर होने लगा। चित्रा कॉलेज से आती, सुनंदा उसका इंतज़ार कर रही होती। वो भी उस समय अकेली होती। उसे चित्रा के साथ खाना खाना और बातें करना अच्छा लगता। चित्रा रात का खाना दादी के जाने के बाद से स्वयं बनाने की कोशिश करती। सुनंदा उसकी थोड़ी बहुत मदद कर देती। इस कारण चित्रा रसोई के काम में बहुत निपुण हो गई थी। चित्रा ने धीरे धीरे घर का सारा काम अपने ऊपर ले लिया। माँ और पिता की हालत देखकर उसे बहुत दुख होता था। दिन भर की भाग दौड़ के कारण दोनों के शरीर ढलक गए थे, बहुत कमज़ोर और थके हुए लगते थे। सुबह जल्दी उठकर चित्रा ने घर के सारे काम स्वयं करने शुरू कर दिए थे। माँ को किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या उसकी पढ़ाई थी। औसत दिमाग की छात्रा थी। उत्तीर्ण होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। सुनंदा ने जब उसे इतना परेशान देखा तो अपने पुत्र आयुष्मान से चित्रा की पढ़ाई में मदद करने को कहा। आयुष्मान इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं हुआ। वो मल्टीनेशनल कंपनी में सीए था और उसके घर आने में ही रात के 9 बज जाते थे। ना उसके पास समय था, ना उसका मन था किसी अनजान लड़की को पढ़ाने का। उधर चित्रा की भी समस्या थी। कब पढ़ने जाती सुनंदा के घर? माँ के सामने तो वो जा नहीं सकती थी। सुनंदा के प्रयासों से
सुबह 8:30 का समय निर्धारित हुआ। तब तक चित्रा के माँ पिताजी ऑफिस के लिए निकल जाते थे। चित्रा का कॉलेज 10 बजे से था और आयुष्मान 9:30 तक निकलता था। अब आयुष्मान को जल्दी उठकर सुबह 8:30 नहा धोकर नाश्ता करके चित्रा को पढ़ाने के लिए बैठाना था। उसे बहुत झुंझलाहट होती। दूसरी लड़की का दिमाग इतना तेज नहीं था। उसे कई बार समझाना पड़ता। वो बाद में सुनंदा के सामने बहुत बड़बड़ाता। किस बेवकूफ़ लड़की को पढ़ाने का काम उसके पल्ले बांध दिया। सुनंदा उसे समझाती कि चित्रा बहुत ही प्यारी और मासूम लड़की है। वो उसे ढंग से पढ़ाएगा तो वो पढ़ने में अच्छी हो जाएगी। माँ के लिहाज में वो मन महसूस कर पढ़ाता रहा। चित्रा को समझते देर नहीं लगी कि आयुष्मान बेमन से पढ़ा रहा था। वो इतने तेज़ दिमाग का था कि उसकी पूछी समस्या और गलतियों पर वो झुझला जाता। उम्र में वो उससे 6-7 साल बड़ा था। 2 साल से किसी विदेशी कंपनी में काम कर रहा था तो तजुर्बे में भी उससे बढ़ चढ़ कर था। चित्रा को उससे घबराहट होती। कई बार मन हुआ उससे पढ़ना बंद कर दे, लेकिन मजबूरी थी। माँ ट्यूशन पढ़ने के पैसे देती नहीं और अपने आप पढ़कर उसे लग नहीं रहा था कि वो उत्तीर्ण हो जाएगी। आयुष्मान जो पढ़ाता वो उसका बहुत अभ्यास करती, जिससे अगले दिन आयुष्मान के आगे बेवकूफ़ ना लगे। धीरे धीरे आयुष्मान को उसकी मेहनत नज़र आने लगी। वो बहुत कम बोलती थी, पर सरल हृदय इतनी कि सबकी चिंता करना उसका स्वभाव था। वो जितना अपने माता पिता की फिक्र करती उतना सुनंदा की भी परवाह करती। उसने महसूस किया कि वो जितनी तन की सुंदर है उतनी ही मन की कोमल और साफ मन की भी थी। आयुष्मान को उसको पढ़ाना तो क्या, उसके साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा। ऑफिस में काम करने वाली अधिकतर महिला सहकर्मी दोहरे मापदंड और दोगली मानसिकता की थी। उनसे बात करने में उसे बहुत सतर्कता बरतनी पड़ती थी। चित्रा के साथ हल्की फुल्की बातचीत करके उसे बड़ा सुकून मिलने लगा। कोई बनावटीपन नहीं, कुछ साबित नहीं करना उसके सामने। कई बार पढ़ते हुए देर हो जाती तो वो अपनी गाड़ी से उसे कॉलेज भी छोड़ देता था। जब भी उसे अलग से जाना पड़ता था, धीरे धीरे चित्रा की भी घबराहट आयुष्मान के सामने खत्म होने लगी। लेकिन संकोच अभी भी था। वो पहली बार किसी पुरुष के इस तरह से लंबे समय के लिए संपर्क में आई थी। झिझक थी, लेकिन उसके साथ समय बिताने में दिल में उत्तेजना सी महसूस होती थी। इधर इन दोनों के मन में प्रेम अंगड़ाई ले रहा था, उधर संतोष के मन में कुछ और ही चल रहा था। समय के साथ भारतेश अस्वस्थ रहने लगा। उसका शरीर कमज़ोर होता जा रहा था। संतोष भी जिंदगी की भाग दौड़ के कारण थकान महसूस करने लगी थी। घर का सारा काम चित्रा करने लगी थी। उसे बड़ा आराम महसूस होता था, लेकिन चिंता होती कि चित्रा का विवाह हो जाएगा तब कैसे चलेगा। भविष्य में उसे अकेलापन और बुढ़ापा नजर आने लगा तो उसके मन में इच्छा हुई कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो विवाह के बाद यहीं आकर रहने लगे। ऐसा लड़का मिलेगा कहाँ। संतोष के दिमाग में एक बार कोई बात घर कर जाए तो जब तक वो उसके परिणाम तक ना पहुँचे बेचैन रहने लगती है। उसकी निगाह हर समय हर जगह संभावित दामाद की तलाश में रहने लगी और शीघ्र ही उसकी तलाश एक शख्स पर ठहर गई। उसके बॉस ने अपने गांव के एक दूर के रिश्तेदार को नौकरी पर रखा था। हरिकिशन नाम के इस बंदे को काम सिखाने की जिम्मेदारी बॉस ने संतोष को दी। जल्दी ही संतोष समझ गई हरिकिशन दुनियादारी से अनजान, मोटी बुद्धि का गरीब घर से है। घर में माँ बाप ने बच्चों की फौज खड़ी कर रखी थी, इसीलिए खाने पहनने की हमेशा किल्लत रही होगी। दामाद बनाने के लिए वो सही लगा। सबको खुश रखने के लिए दौड़ दौड़ कर काम करता और कोई कुछ कह देता तो चुपचाप सुन लेता। संतोष को लगा अगर चित्रा की शादी हरिकिशन से कर दी तो वो चुपचाप जैसा वो चाहेगी उसके घर में रहेगा और बुढ़ापे में उनकी देखभाल भी ठीक से हो जाएगी। संतोष चिंता मुक्त हो गई और चित्रा की परीक्षा खत्म होने का इंतजार करने लगी। परीक्षा खत्म होते ही चित्रा ने चैन की सांस ली। वो आगे पढ़ना नहीं चाहती थी। आयुष्मान चाहता था वो और शिक्षा ग्रहण करे, लेकिन चित्रा ने उससे आग्रह किया
कि वो उसकी नौकरी अपनी कंपनी में लगवा दी। इस बीच संतोष ने हरकिशन को घर खाने के लिए आमंत्रित कर लिया। चित्रा को आश्चर्य हुआ। माँ ने ऐसे किसी अजनबी को आज तक खाने पर नहीं बुलाया था। बस 2-4 ऑफिस के हम उम्र सहकर्मी थे जो कभी कभार आते थे और जिनके यहाँ चित्रा अपने माता पिता के साथ जाती थी। हरकिशन नियत समय पर पहुँच गया और अपनी आवभगत से खुश भी बहुत हुआ। चित्रा को देखकर उसके हार्मोन उबलने लगे, लेकिन अपने आप पर काबू रख वो खामोशी से खाना खाता रहा। उसे इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया था। चित्रा के हाथ में स्वाद था। तभी संतोष ने अपना प्रस्ताव हरकिशन के सामने रखा कि अगर उसे चित्रा पसंद हो तो वो चित्रा की शादी उससे करना चाहती हैं। चित्रा संतोष की बात सुनकर हतभृत रह गई कि बिना उसकी इच्छा जाने माँ ऐसा कैसे उसके रिश्ते की बात कर सकती हैं। हरकिशन को संतोष की बात सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके हार्मोन अब बेकाबू होने लगे। चित्रा जैसी खूबसूरत लड़की से शादी की बात तो वो केवल सपने में ही सोच सकता था। वो एकटक चित्रा को निहारने जा रहा था। उसे लगा संतोष ने शादी का प्रस्ताव रखकर उसे लाइसेंस दे दिया चित्रा को ताड़ने का। उसके इस व्यवहार से चित्रा बहुत असहज महसूस कर रही थी। उसका मन कर रहा था तुरंत कमरे से बाहर चली जाए। संतोष ने अपनी शर्त भी रख दी कि शादी के बाद हरकिशन को इस घर में आकर रहना पड़ेगा, क्योंकि चित्रा इनकी इकलौती संतान है। उसे अपनी किस्मत पर रस होने लगा। नौकरी तो मिली, साथ में छोकरी और मकान भी मिल रहा था। जो कुछ संतोष मैडम का था वो सब बाद में उसका हो जाएगा। उसकी आंखों में वासना और लालच चित्रा को साफ दिख रहा था। जिस तरह वो बेमतलब हंस रहा था उससे खुशी संभाली नहीं जा रही थी। बार बार उसका हाथ किसी न किसी बहाने चित्रा के हाथ से टकरा जाता तो चित्रा के शरीर में सिरहन सी दौड़ जाती। उसको लगता कोई कीड़ा रेंग गया हो उसके हाथ पर। हरकिशन की आंखें उसकी देह का नाप तोल ले रही थी। चित्रा को किसी तरह उसके जाने तक का सब्र किया, फिर माँ के सामने शादी से इनकार कर दिया। माँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती। उसकी नज़रें मुझे ठीक नहीं लग रही थी। तुम्हें वहम हुआ है, तुम उसे इतनी अच्छी लग रही थी इसीलिए एकटक देखे जा रहा था। देखना शादी के बाद कितना प्यार करेगा, लट्टू बनकर घूमेगा तुम्हारे चारों ओर। चित्रा आगे क्या बोलती जानती थी। माँ को समझाना बहुत मुश्किल काम था। अगले दिन आयुष्मान से मिली। पहले की तरह पढ़ने तो नहीं, लेकिन उसके ऑफिस जाने से पहले दोनों मिल अवश्य लेते थे। चित्रा की बात सुनकर आयुष्मान को बहुत गुस्सा आया। ऐसी कैसी माँ है जो बेटी से बिना उससे पूछे विवाह तय कर रही है। हरकिशन की हरकतों के बारे में सुनकर उसका खून खौल उठा। उसने तुरंत अपना निर्णय सुना दिया। आज रात को मेरी मॉम तुम्हारी मॉम से बात करने जाएंगी। अगर तुम्हारी मॉम मान गई तो ठीक है, वरना हम कोर्ट में शादी कर लेंगे। चित्रा को लगा कोर्ट की नौबत नहीं आएगी। आखिर आयुष्मान में कमी ही क्या है जो माँ इस रिश्ते को ठुकरा दी। सुनंदा जब अपने पुत्र का रिश्ता लेकर संतोष के पास गई तो संतोष ने साफ मना कर दिया। संतोष ने कई बार आयुष्मान को आते जाते देखा था। आत्मविश्वास से भरा वो बंदा उसे क्रोधित स्वभाव का लगा था। कहीं भी उसे कोई बात गलत लगती वो भिड़ जाता। संतोष ने अक्सर उसे चौकीदार और दूसरे कर्मचारियों को लापरवाही के लिए टोकते देखा था। ऐसे बंदे के साथ संतोष जानती थी कि उसका रहना थोड़ा मुश्किल हो सकता था। सुनंदा को उसके मना करने का कारण समझ नहीं आया तो उसने बच्चों की प्रसन्नता के खातिर संतोष को मनाते हुए कहा, बहन जी, बच्चों की खुशी भी इसी में है। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। हम बड़ों का आशीर्वाद भी मिल जाएगा तो सब काम आनंद से हो जाएगा। ये सुनना था कि बस संतोष का 12 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने सुनंदा को तो भला बुरा सुनाकर भेज दिया। बाद में चित्रा को भी बहुत गुस्सा किया। चित्रा की पहले भी माँ के सामने आवाज़ नहीं निकलती थी। उस दिन भी चुपचाप सुनती रही और फिर रोते रोते सो गई। अगले दिन संतोष ऑफिस जाते हुए चित्रा को सख्त हिदायत देकर गई कि अगर उसने सामने वाले फ्लैट में जाने की हिम्मत की या किसी से बात की तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। चित्रा तो डर के मारी गई नहीं, लेकिन आयुष्मान थोड़ी देर इंतजार करने के बाद स्वयं उसके घर आ गया। दरवाज़ा खोलते ही चित्रा उससे लिपट कर बहुत रोई। आयुष्मान,
तुम्हारी मॉम ने हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। हमें जल्दी से कोर्ट में या मंदिर में जाकर शादी कर लेनी चाहिए। उनका कोई भरोसा नहीं है, वो कब तुम्हारी शादी उस बेवकूफ़ से कर दी। चित्रा, लेकिन माँ की इच्छा के बिना शादी कैसे कर सकती हूँ? उन्हें बहुत धक्का लगेगा और पापा भी दुखी होंगे। आयुष्मान, देखो, वो तो ये शादी होने नहीं देंगी। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो थोड़ी हिम्मत करनी होगी। मैं पता करता हूँ और 2-3 दिन में हम शादी कर लेंगे। चित्रा दुखी होती हुई बोली, ये उसके साथ ठीक नहीं होगा, ये उनके साथ ठीक नहीं होगा। मैं इतना बड़ा फैसला उनकी इच्छा के बिना कैसे ले सकती हूँ? आयुष्मान का धैर्य जवाब दे रहा था, चित्रा, ये बात तो तुम्हें तब सोचनी चाहिए थी जब तुम प्रेम की राह पर चली थी। तब उनकी आज्ञा क्यों नहीं ली थी? वैसे भी तुम हमारे घर छुप छुप कर आती थी। तब क्यों नहीं सोचा तुम उनके दुख का कारण बन सकती हो? तुम्हें स्वयं निश्चय करना होगा तुम्हारी खुशी किसमें है। इस तरह असमंजस में रहकर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। आयुष्मान का तेज सुर सुनकर चित्रा घबरा गई और उदासी होकर बोली, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। कहने को तो कह दिया, लेकिन चित्रा बहुत परेशान थी। माँ पापा का उसके अलावा और कौन था? अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर लेना उसे उचित नहीं लग रहा था और हरकिशन के साथ ज़िंदगी बिताना भी बहुत मुश्किल काम था। अगले दिन आयुष्मान ने उसे बताया कि 3 दिन बाद यानी सोमवार की तिथि तय की है। पंडित ने विवाह के लिए। चित्रा की बेचैनी और घबराहट बढ़ती जा रही थी। कई बार मन में आया माँ से एक बार फिर बात करें, लेकिन जानती थी कोई लाभ नहीं होगा। सोमवार को नियत समय पर आयुष्मान ने चित्रा से विवाह कर लिया। जब संतोष को शाम को घर आने पर पता चला तो वो बहुत आग बबूला हुई। मिलने आए नव दंपत्ति के मुंह पर धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया। चित्रा बहुत दुखी हुई। आयुष्मान और सुनंदा ने समझाया कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, तो वो किसी तरह संयत हुई। अगले दिन आयुष्मान चित्रा के साथ शिमला चला गया 5-6 दिन के लिए। सुनंदा को कुछ दिनों से महसूस हो रहा था वो बहुत जल्दी थक जाती हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उसने सोचा एक बार थोड़ी चेकअप करवा लेनी चाहिए, लेकिन बेटे के विवाह में आ रही अड़चन के कारण वो चुप रही। सोचा आयुष्मान घूम कर आ जाए, तब पक्का उसके साथ डॉक्टर को दिखाने जाएगी। अगले दिन कुछ सामान लेने नीचे उतरी तो लौटते समय पता चला लिफ्ट बंद हो गई है। 5वीं मंजिल सामान के साथ सीढ़ियाँ चढ़ने में उसका दम फूल गया। उधर संतोष को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसकी भोली भाली लड़की जिसकी उसके आगे जुबान नहीं खुलती इतना बड़ा कदम उठा लेगी। उसके सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। उसे पक्का यकीन था कि सामने वाले फ्लैट में रहने वाले माँ बेटे ने उसे फुसला कर गुमराह कर दिया। अगले दिन जब सीढ़ियाँ चढ़ती सुनंदा उसके सामने पड़ी तो उसने उसे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। उसने आस पास खड़े लोगों की परवाह नहीं की। एक तो सुनंदा कोमल स्वभाव की औरत थी, इस तरह के झगड़ों में वो बोल नहीं पाती थी। दूसरी, उसकी सांस इतनी फूल रही थी कि उसे चक्कर आ रहे थे। लोगों के सामने तमाशा बनता देख सुनंदा को बुरा लगा। उसने संतोष को नम्रता से समझाने की कोशिश की, लेकिन संतोष पर जैसे भूत सवार हो गया था। सुनंदा को इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई। वो किसी तरह घर पहुंची, पसीने से लथपथ। वो पानी पीकर लेटी तो उसे अपनी छाती में दर्द महसूस हुआ। उसने अपनी बहन को फ़ोन किया। उसकी बहन स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तुरंत आई और उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। उसने आयुष्मान को भी सूचित कर दिया। आयुष्मान को माँ की इतनी चिंता हुई कि जो पहली बस मिली वो उससे चित्रा के साथ वापस आ गया। अस्पताल में माँ को देखकर बहुत दुखी हुआ। अचानक माँ की हालत इतनी ख़राब कैसे हो गई? उसकी मासी कहने लगी, बेटा, तबीयत तो दीदी की कई दिनों से ढीली चल रही थी। मुझे फ़ोन पर कहती थी, बस चाहती थी तुम दोनों की शादी किसी तरह हो जाए। तुम्हारे शिमला से आने के बाद वो चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाने वाली थी, लेकिन क्या पता था कि इससे पहले ही उन्हें अस्पताल आना पड़ जाएगा। आयुष्मान को अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्यों उसने माँ की सेहत का ध्यान नहीं रखा? सुनंदा की हालत बिगड़ती गई और उसने देह त्याग दी।
किसी भी रस्म अदायगी में ना संतोष आई, ना पति को आने दिया। आसपास के लोगों में कानाफूसी होने लगी। धीरे धीरे आयुष्मान तक ये बात पहुंच गई कि संतोष ने उसकी माँ को बुरा भला कहा था। बस उसे यकीन हो गया कि उसकी माँ की मृत्यु का कारण संतोष है। उसने कठोर स्वर में चित्रा को कह दिया कि अगर चित्रा को उसकी पत्नी के रूप में रहना है तो उसे अपने माता पिता से सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। चित्रा अपनी माँ के व्यवहार से बहुत शर्मिंदा थी। उसे डर लगा कि कहीं इस बात का बदला आयुष्मान उसके साथ दुर्व्यवहार करके ना ले। अपने माता पिता से रिश्ता तोड़ना भी उसे बहुत बड़ी सज़ा लगी, खास तौर से पिता से। हमेशा की तरह वो मन महसूस कर चुप रह गई। आयुष्मान ने चित्रा की नौकरी अपने ही ऑफिस में लगवा दी। अब वो उसे अपने साथ ही ले जाता और शाम को भी चित्रा उसके साथ लौटती। आयुष्मान के प्यार में कोई कमी नहीं थी, लेकिन चित्रा को लगता एक कैद खाने से निकलकर दूसरे में आ गई। माँ से तो नहीं, लेकिन पिता की सेहत के बारे में जानने और उनसे मिलने की इच्छा उसको बेचैन कर देती। कई बार ऑफिस से लौटते समय जब माँ पिताजी सामने पड़ते तो माँ तो सीना तान कर आगे बढ़ जाती, लेकिन पिता ठिठक कर रुक जाते और उनकी आंखों में पानी आ जाता। उन्हें देखकर चित्रा का मन कहता गले लग कर पूछे कैसे हो, लेकिन उसके पिता माँ के कारण कुछ बोल नहीं पाते और चित्रा आयुष्मान के कारण। 6-7 महीने हो गए थे। चित्रा अपने नए जीवन की अभ्यस्त हो गई थी। आयुष्मान के साथ हंसने बोलने में समय कहाँ बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। एक दिन उसने माँ के फ्लैट में हलचल देखी। लगा 2 बंदे व्हील चेयर पर किसी को ला रहे हैं। दरवाज़ा खोलकर बाहर आई तो देखा उसके पिता व्हील चेयर पर बैठे हैं। उसने उनके लाने वाले अस्पताल के कर्मचारी से पूछा तो वो बोले 2 हफ्ते से अस्पताल में थे, इन्हें हार्ट अटैक पड़ा था, अब वैसे ठीक है, दवाई और बेड रेस्ट की आवश्यकता है। चित्रा का कलेजा कांप गया। पिता इतने बीमार, 2 हफ्तों से अस्पताल में भर्ती और माँ ने उसे बताना भी जरूरी नहीं समझा। पलंग पर लेटे भरतेश का हाथ पकड़कर वो रोने लगी। पिता भी अपने आंसू रोक नहीं सके। भारतेश अपनी माँ के जाने के बाद अपनी पुत्री से ही मन की बात कह के दिल हल्का कर लेते थे। पत्नी के कठोर स्वभाव के कारण कभी खुलकर जी नहीं सके। चित्रा की शादी के बाद घुटन महसूस करने लगे थे। तभी संतोष आ गई और चित्रा को बाहर ढकेल कर बोली हमें बाहर वालों की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। घर आकर चित्रा बहुत रोई। आयुष्मान उसको सहलाता रहा, चुप कराने की कोशिश करता रहा। वो उसको दुखी और रोता हुआ नहीं देख सकता था, लेकिन बेबस था। इस स्थिति में कुछ नहीं कर सकता था। अब चित्रा जब तक घर में रहती उसका ध्यान सामने वाले फ्लैट पर लगा रहता। काम करते करते भी खिड़की में से झांक लेती, सामने क्या हो रहा है, कौन आ रहा है। हमेशा दरवाज़ा बंद ही रहता। संतोष सुबह ऑफिस जाती नहीं दिखती तो वो समझ जाती थी कि माँ ने छुट्टी ली है। 2 हफ्ते बाद माँ को ऑफिस के समय जाते देखा। अब पिता घर में अकेले होंगे, वो जान गई। उसने आयुष्मान से स्वयं के लिए ऑफिस से अवकाश लेने की बात कही। आयुष्मान मान गया। वो चित्रा की छटपटाहट महसूस कर रहा था। उसके ऑफिस जाते ही चित्रा अपने पिता से मिलने चली गई। बाप बेटी एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए, एक दूसरे से मन की बात कही। भरतेश भावुक होकर बोला तुझसे मिल लिया, अब मुझे दवाई की आवश्यकता नहीं, तू ही मेरी टॉनिक है। संतोष कुछ खाने का बना कर रख गई थी कि गर्म करके खा लेना। चित्रा ने गर्मा गर्म पौष्टिक आहार बनाकर खिलाया तो भरतेश ने मन से खाया। चित्रा ने 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली और रोज़ माँ के जाते ही पिता के साथ समय बिताने लगी। अगले हफ्ते भी वो ऐसा ही करना चाहती थी, लेकिन आयुष्मान को आपत्ति हो रही थी, तो चित्रा बस 1 दिन और कहकर रुक गई। संतोष उस दिन 1 घंटा जल्दी आ गई। चित्रा उसे देखकर सकपका गई और तुरंत उठकर जाने लगी तो संतोष बोली रहने दो, थोड़ी देर में चली जाना। मैं तो पहले दिन ही समझ गई थी कि मेरे पीछे से तुम आती हो। तुम्हारे पिता के चेहरे से अनुमान लगाना कोई कठिन काम नहीं था। उनकी सेहत में सुधार भी तुम्हारी वजह से हुआ है। अपना खून अपना ही होता है, तुम जब चाहो आ जाया करो, लेकिन अपने उस पति को लाने की चेष्टा मत करना। चित्रा को बहुत बुरा लगा। मुझे मन से
घर पहुंची। आयुष्मान जब घर आया तो उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर बोला, क्या हुआ? लगता है तुम्हारी मॉम को तुम्हारे वहाँ जाने की बात पता चल गई। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं जब चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ। आयुष्मान, ठीक है, तुम्हारा घर है, जब चाहो चली जाना, लेकिन मुझसे उम्मीद मत करना मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। चित्रा समझ गई उसकी माँ और पति में कभी तालमेल नहीं बैठ सकता। उसने हालात को समय पर छोड़ दिया। समय तो उसके पास अधिक नहीं होता था पिता के पास जाने का। सारा दिन ऑफिस में और सुबह शाम आयुष्मान घर में होता तो उसे कहीं आने जाने नहीं देता। सप्ताहांत में कहीं ना कहीं घूमने का कार्यक्रम बना लेता, लेकिन चित्रा फिर भी समय निकाल कर पिता से मिलाती, जो खाने में बनाती थोड़ा अधिक बनाकर माँ पिताजी को भी दे देती। संतोष ने चित्रा को घर आने की क्या इजाज़त दी? उससे लगा उसने चित्रा पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। अब जब मन आता फ़ोन खटका देती, लौटते समय बाजार से ये ले आना, आज ये खाने का मन कर रहा है, बना लेना। चित्रा ने माँ और आयुष्मान दोनों को खुश करने के चक्कर में अपना फलूदा बना दिया, लेकिन फिर भी दोनों को कुछ न कुछ शिकायत रहती। संतोष को अपने घर में कुछ मरम्मत करवानी हो, भरतेश को अस्पताल ले जाना हो, जैसे कामों के लिए हर किशन को घर पर बुला लेती। उसे देखकर आयुष्मान चिढ़ जाता। उसे लगता संतोष जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाने के लिए हर किशन को बुलाती है। 3-4 दिन के लिए आयुष्मान काम से दूसरे शहर गया था। जब आया तो दो दिन के दिन के 2 बजे थे। जबरदस्त गर्मी से बौखला रहा था। शनिवार का दिन था। चित्रा घर में ही थी। नहा धोकर खाना खाकर वो कूलर के आगे पसर गया और चित्रा को भी बाहों में खींच लिया। उसे बहुत सुकून मिल रहा था। इधर उधर की बातें करते करते वो उत्तेजित महसूस करने लगा। तभी घंटी बजने लगी। उसे बड़ा गुस्सा आया। चित्रा ने दरवाज़ा खोला तो हरिकिशन था। कह रहा था, संतोष मैडम सर की दवाई का पर्चा ढूंढ रही हैं, मिल नहीं रहा है। आपके पास हो तो दे दो, नहीं तो मैडम के घर चलकर ढूंढवा दो, हम अभी जाकर दवा ला देंगे। चित्रा आयुष्मान से अभी आई कहकर चली गई, लेकिन आयुष्मान के तन बदन में आग लग गई। जब चित्रा वापस आई तो उसका गुस्सा चरमोत्कर्ष पर था। वो लगभग चिल्लाते हुए बोला, ऐसा आगे नहीं चल सकता। तुम्हें अपनी प्राथमिकता सुनिश्चित करनी होगी। अगर तुम्हें अपने माता पिता की इतनी चिंता रहती है तो वहीं जाकर रहो। मेरी आवश्यकता को नज़रअंदाज करके तुम बार बार वहाँ भाग नहीं सकती। तुम्हें चयन करना होगा, तुम कौन सा रिश्ता निभाना चाहती हो। इस समय आयुष्मान का गुस्सा लाजमी था, ये चित्रा समझ सकती थी, लेकिन पुत्री और पत्नी के रिश्ते में एक का चयन करने की जिद कहाँ तक उचित थी। दोनों रिश्ते उसके लिए अहम थे और उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थे। किसी एक को छोड़कर कैसे खुश रह सकती थी। चित्रा ने बात को संभालने के उद्देश्य से कहा, आप प्लीज़ नाराज़ मत हो। आपको परेशानी हुई इसीलिए गुस्सा आ रहा है। आगे से मैं पूरी कोशिश करूँगी ऐसी स्थिति दोबारा ना उत्पन्न हो। आयुष्मान, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारी मॉम मुझे गुस्सा दिलाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगी। अगले महीने कंपनी मुझे 1 साल के लिए अमेरिका भेज रही है, तुम भी साथ चलो। कम से कम हम वहाँ एक दूसरे के साथ का आनंद तो इत्मीनान से ले सकेंगे। माँ और पति के बीच की रस्सी कसी से चित्रा का मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा था। वो अमेरिका जाने को तैयार हो गई। उसने माँ को अभी से बताना उचित नहीं समझा और जाने की तैयारी में लग गई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। चित्रा के अमेरिका जाने से 1 हफ्ते पहले संतोष बाथरूम में फिसल गई। उसके पैर की हड्डी टूट गई। प्लास्टर बंधवाना पड़ा और डॉक्टर ने आराम करने का निर्देश दिया। जब संतोष से चित्रा ने अपने अमेरिका जाने की बात बताई तो संतोष गुस्से से बोली, तू मुझे इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती है? क्या तेरा कोई कर्तव्य नहीं? अपने माता पिता की तरफ पाल पोस कर बड़ा किया, सब कुछ किया तेरे लिए। चित्रा बहुत परेशान थी, क्या करे। माँ को इस तरह छोड़कर जाने को मन गंवारा नहीं था और ना जाने का मतलब आयुष्मान के गुस्से का सामना करना। चित्रा को चुप देख कर संतोष बोली, आज अगर तेरी जगह बेटा होता तो ऐसा कभी नहीं करता। किस्मत ही खराब थी जो ऊपर वाले ने एक ही औलाद दी, वो भी बेटी। जा तो जाकर ऐश कर अपने उस पति के साथ। कर्मों की सज़ा तो मुझे भुगतनी ही है।
किसी तरह भुगत लूँगी। और उसने बिलाव करना शुरू कर दिया। चित्रा के लिए स्थिति बहुत दुविधापूर्ण हो गई। अगर वो अमेरिका चली जाती है तो हर वक्त माँ पिता की चिंता में परेशान रहेगी। आखिर उनका उसके अलावा था ही कौन। अगर नहीं जाती तो आयुष्मान को समझना और मनाना टेढ़ी खीर है। पहले ही उसके रिश्ते में इतना खिंचाव रहने लगा है। 1 साल की दूरी तो बिल्कुल तोड़ने के कगार पर खड़ा कर देगी। लेकिन वो भी क्या करे। दोनों ही समझना नहीं चाहते, ना कोई बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। आखिर दिल मजबूत कर उसने निर्णय लिया, वो माँ को इस हालत में छोड़कर नहीं जाएगी। अमेरिका में उसकी चेतना उसे जीने नहीं देगी। वो हर वक्त ग्लानि में डूबी रहेगी। चित्रा ने जब अपना निर्णय आयुष्मान को सुनाया तो वो गुस्से से पागल हो गया। बहुत बुरा भला कहा, फिर गुस्से में बाहर चला गया। चित्रा रोती रही। वो आधी रात को पीकर आया। चित्रा ने कई बार अपनी बात समझाने की कोशिश की, उसके आगे पीछे घूमती रही, लेकिन जाते हुए वो बोल गया, अब इस रिश्ते को निभाना मुश्किल होता जा रहा है। लौटकर इस बारे में कोई निर्णय अवश्य लेना होगा। चित्रा बहुत दुखी हुई, खामोशी से अपने काम में लगी रहती। सारा दिन तो ऑफिस में निकल जाता, सुबह शाम माँ और पिता की सेवा में लगी रहती। माँ के घर में ही रहने लगी, लेकिन सुबह शाम अपने घर अवश्य जाती, साफ सफाई करती, भगवान के आगे अगरबत्ती जलाती और आयुष्मान की वस्तुओं को छूकर उसे याद करके रोती। जब नहीं सहा जाता तो फ़ोन करती। कई दिनों तक उसने ना फ़ोन उठाया, ना उसके संदेशों का जवाब दिया। जब फ़ोन उठाता तो हाँ ना में जवाब देता और काट देता। स्वयं तो कभी करता नहीं। ये देख कर संतोष बड़बड़ाने लगती, ना जाने कैसा आदमी है, किस बात की अकड़ दिखा रहा है। वो तेरे लायक था ही नहीं। नहीं जाने क्या जिद थी उससे शादी करने की। हर किशन का घर में आना जाना बढ़ गया। संतोष किसी न किसी बहाने उसे बुला लेती और वो भी कोई मौका नहीं छोड़ता घर में घुसने का। आयुष्मान को गए 1 साल होने को था। चित्रा के कई बार पूछने के बाद भी उसने बताया नहीं वो किस तारीख को आएगा। कह देता, जानकर क्या करोगी, किसी को लेने आने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप टैक्सी करके आ जाऊंगा। सुबह सामने के फ्लैट में रोशनी जली देखी तो समझ गई आयुष्मान आ गया है। तुरंत मिलने गई, लेकिन आयुष्मान ने कुछ खास उत्साह नहीं दिखाया। चित्रा ने उसके लिए नाश्ता बनाया और अपनी तरफ से बात करने का प्रयास करती रही। वो बोली, अगर पहले से पता होता तो आप आज आ रहे हैं तो मैं आपको इस घर में ही मिलती, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे कुछ पहनने के कपड़े हैं, बस मैं ले आती हूँ। अब आप आ गए हैं तो मैं यहीं रहने आ जाती हूँ। आयुष्मान बिना उसकी तरफ देखे बोला, कोई आवश्यकता नहीं है, जहाँ रह रही हो वहीं रहती रहो। 2-4 दिन में वकील से बात करके मैं तलाक के कागजात तैयार करवा लूँगा। चित्रा की आंखों में पानी आ गया, लेकिन बिना कुछ बोले वो आयुष्मान के कपड़े और सामान यथास्थान रखने लगी। अगले दिन जब दोनों ऑफिस पहुँचे तो वहाँ सब ने आयुष्मान का खुले दिल से स्वागत किया, लेकिन वो कुछ उखड़ा और अनमना सा रहा। बॉस तो उसे देखकर बहुत ही खुश हुए। उनके दूसरे शहर की ब्रांच में कुछ परेशानी आ गई थी, जिसके लिए एक अनुभवी बंदे की आवश्यकता थी। उसने आयुष्मान को निर्देश दिए, अगले दिन वो कंपनी की गाड़ी से चला जाए। 4-5 घंटे का रास्ता है। आयुष्मान ने कुछ उत्साह नहीं दिखाया तो बॉस को लगा वो अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता होगा, तो उसने चित्रा के जाने के निर्देश भी दे दिए। गाड़ी में चित्रा खामोश रही और आयुष्मान सोता रहा। वहां जाकर पता चला एक ही कमरे में दोनों के रहने की व्यवस्था की गई है। चित्रा को अटपटा लग रहा था। आयुष्मान ऐसे नजरें चुरा रहा था जैसे किसी अनजान के साथ कमरे में हो। बच बच कर ऐसे चल रहा था कि कहीं गलती से छू भी ना जाए। चित्रा समझ गई मन में दूरी आ जाए तो इतनी छोटी सी जगह में भी सैकड़ों गज के फासले नजर आने लगते हैं। आयुष्मान जल्दी से तैयार होकर ये कहते हुए बाहर चला गया कि वो होटल की लॉबी में उसका इंतज़ार करेगा, आधे घंटे में आ जाए। रात को चित्रा को नींद नहीं आ रही थी। आयुष्मान सोफे पर सो रहा था। उसे लगा आयुष्मान नींद में कराह रहा था। उसे सुबह से ही वो कुछ थका हुआ परेशान सा लग रहा था। कहीं बीमार तो नहीं, ऐसा सोचकर वो उसके पास गई।
हाथ लगाया तो बदन तप रहा था। वो अपने पर्स में हमेशा कुछ दवाइयाँ रखती थी, जैसे सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार आदि की किसी को भी आवश्यकता हो तुरंत दे सके। उसने बुखार की गोली निकाल कर आयुष्मान को धीरे से उठाकर दे दी। फिर सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी। आयुष्मान तब तक बहुत बेचैन रहा जब तक बुखार उतरा नहीं। फिर थक कर सो गया। चित्रा थोड़ी देर तक उसका सिर सहलाती रही। कब आंख लग गई पता नहीं चला। नियत समय पर स्टाफ के लोग बुलाने आए तो दोनों ऐसे बेसुध पड़े सो रहे थे कि दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ भी नहीं सुनी। वो कुछ और ही अनुमान लगाकर मुस्कुराते हुए चले गए। जब चित्रा की आंख खुली तो देखा आयुष्मान को फिर तेज बुखार है और बदन दर्द की वजह से बेचैनी बढ़ गई थी। उसने रिसेप्शन से डॉक्टर का पता लिया और आयुष्मान को ले गई। स्थान परिवर्तन के कारण तबीयत खराब हो गई कहकर डॉक्टर ने दवा दे दी। चित्रा ने सारा दिन उसका ध्यान रखा। आयुष्मान किसी तरह लैपटॉप पर काम करता रहा। अगले दिन भी यही स्थिति रही। चित्रा उसको कुछ न कुछ खाने को देती तो कभी उसका सर दबाती। आयुष्मान को इस समय उसका पास बैठना बहुत अच्छा लग रहा था। 4 दिन में किसी तरह काम निपटा कर दोनों वापस आ गए। चित्रा ने निश्चय कर लिया था जब तक आयुष्मान स्वयं नहीं कहेगा वापस आने को, वो नहीं जाएगी। उसके साथ रहने के लिए संतोष को फिर ताने मारने का कारण मिल गया। देखा कितना खुदगर्ज इंसान है, 4 दिन तुझसे सेवा करवा ली और फिर दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। मेरी मान उससे तलाक ले ले, हर किस्म से शादी कर ले और यहाँ आकर आराम से रहे। बेचारा अभी भी तेरा हाथ थामने को तैयार है। चित्रा को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। वो दुखी होकर बोली, माँ कभी तो दूसरों की खुशी के बारे में भी सोच लिया करो। हमेशा अपनी बात मनवाना चाहती हो। पापा को भी कभी खुलकर नहीं जीने दिया और अब मेरी ज़िंदगी भी अपने हिसाब से चलाना चाहती हो। मैं आयुष्मान से इतना प्यार करती हूँ। अगर आपने थोड़ा साथ दिया होता तो हमारा रिश्ता इस तरह बिखरता नहीं। मैं रात दिन एक कर रही हूँ, किसी तरह दोनों रिश्ते बने रहे, लेकिन आप किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं हो। सारी उम्मीदें मुझसे करती हो, सारे फर्ज मेरे हैं, आपका कोई कर्तव्य नहीं। अगर मैंने आयुष्मान को अपना पति मान लिया है तो क्या आप उन्हें दिल खोलकर स्वीकार नहीं कर सकती? खैर मैं सबकी उम्मीदें पूरी करते करते थक गई हूँ। अब मैंने निश्चय कर लिया है, मैं उतना ही करूँगी सबके लिए जितना आवश्यक समझती हूँ। चित्रा ने निश्चय किया अब अपनी ज़िंदगी के फैसले के लिए वो इंतजार में दिमाग खराब नहीं करेगी। सीधे जाकर आयुष्मान से पूछेगी कि वो क्या चाहता है। उसके अंदर अब सबके लिए इतना गुस्सा भर गया था कि लगता था दिमाग फट जाएगा। हद है, सब उससे उम्मीद करते हैं अपनी जिम्मेदारी का, किसी को एहसास नहीं। वो तुरंत आयुष्मान के पास पहुंची। वो परेशान सिर पकड़कर बैठा था। उसको इस हालत में देखकर उसका दिल पसीजने लगा। चिंतित स्वर में पूछने ही वाली थी कि क्या हुआ। उसको अपना प्रण याद आ गया। तीखे स्वर में बोली, आगे के लिए क्या सोचा है, साफ साफ बता दो। इस तरह की असमंजस की स्थिति में रहने से कोई फायदा नहीं। पहली बार चित्रा को इतनी कड़क आवाज़ में बोलते सुन आयुष्मान ने उसे आश्चर्य से देखा। फिर बोला, चित्रा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चाहता हूँ ये ज़िंदगी तुम्हारे साथ सुकून से बिताऊँ, लेकिन तुम्हारी मौम से मुझे परेशानी है और तुम्हारा इस तरह 2 नावों में सवार होकर चलना मुझे स्वीकार नहीं है। अब तुम्हें फैसला करना होगा, तुम्हें किसका चुनाव करना है। चित्रा, जीवन में ऐसा नहीं होता, एक रिश्ते को निभाने के लिए दूसरे रिश्ते को तोड़ा नहीं जाता। हमें ज़िंदगी जितनी जिम्मेदारी सौंपती है सब में सामंजस्य बैठाकर अपना फर्ज निभाना होता है। ठीक है, मेरी माँ की कुछ आदतें ठीक नहीं हैं, लेकिन इस कारण मैं उनका ध्यान रखना छोड़ नहीं सकती। उनका मेरे अलावा कोई नहीं है। आपने भी तो आगे बढ़कर उनसे कभी प्रेम और आदर से बोलने की कोशिश नहीं की, बस मुझसे उम्मीद करते हो मैं आपकी सब बातें मानती रहूं। आप आगे बढ़कर कभी समझौता नहीं करेंगे। कल को अगर मैं माँ बनती हूँ तो फिर मुझे अपनी जिम्मेदारी बांटनी होगी, किसी एक का चयन करना होगा। एक रिश्ते में सिमट कर तो मैं ज़िंदगी नहीं काट सकती। आपको मेरा स्वभाव अच्छा लगा था कि मैं सबसे कितना मोह रखती हूँ, सबके लिए कितना सोचती हूँ। आज यही आदत हमारे बीच दीवार खड़ी कर रही है। खैर मैं अपने माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकती। अगर आपको मेरे साथ रहना हो तो एक बात समझनी होगी,
और मेरी जिम्मेदारी बांटने में मेरी मदद भी करनी होगी। इतना कहकर चित्रा को रोना आ गया। वो रोते हुए घर से बाहर निकल गई। उधर हरकिशन संतोष के पास आया हुआ था। संतोष ने उसे साफ कह दिया चित्रा उससे शादी करने को तैयार नहीं है, इसीलिए वो उम्मीद छोड़ दी। हरकिशन को बहुत गुस्सा आया। उससे लगा दूसरी बार उसकी उम्मीद बढ़ाकर उसे धोखा दिया जा रहा है। जैसे ही वो संतोष के घर से बाहर निकला, सामने से चित्रा रोती हुई आती दिखाई दी। वो उसके सामने खड़ा हो गया। चित्रा उससे बचकर निकलने लगी तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, क्यों उसके लिए अपने आंसू बहाती हो जब वो तुम्हारी कद्र ही नहीं करता? आखिर मुझ में क्या कमी है जो मुझे बार बार नकार रही हो? तुम्हारे तन की आग तो मैं भी बुझा सकता हूँ। हरकिशन ज़बरदस्ती चित्रा के गले लगने की कोशिश करने लगा तो चित्रा ने उसे धक्का देने का प्रयास किया, लेकिन हरकिशन की पकड़ मजबूत थी। चित्रा जोर से चिल्लाने लगी। हरकिशन हंसते हुए बोला, किससे मदद की उम्मीद कर रही हो? वो जब तुमसे रिश्ता तोड़ रहा है तो तुम्हारी परवाह क्यों करेगा उसकी बला से? अब तुम्हारा कोई भी इस्तेमाल करे उसे क्या? लेकिन तभी हरकिशन के मुंह पर इतनी जोर का मुक्का पड़ा कि उसका जबड़ा हिल गया। आयुष्मान गुस्से से उस पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसा रहा था और चीख रहा था, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की, उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की? शोर सुनकर संतोष और भरतेश भी बाहर आ गए। देखते ही माजरा समझ गए। इससे पहले कि आयुष्मान हरकिशन को और अधिक क्षति पहुंचाता, उन दोनों को अलग किया। हरकिशन तो छूटते ही सिर पर पैर रख कर भागा। संतोष शर्मिंदगी के साथ बोली, गलती मेरी थी, मैं ही उसे बढ़ावा देती रही। आयुष्मान चित्रा को थामते हुए बोला, तुम ठीक हो ना? मैं समझ गया हूँ, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हम कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिसमें सभी की खुशियाँ शामिल हों। चित्रा की आंखों में खुशी के आंसू थे। दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।